नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और हमारे खास मेहमान है आरपी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं और लंबा रिश्ता रहा है, घनिष्ठ रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ रहा है और वह प्रभारी भी रहे हैं और कई मरतबा उनका अहम रोल भी रहा है। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है। गुरु फतेह। वेल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस एक मुकाम पर पहुंच चुकी है, लेकिन आपने सिख समुदाय के लिए या पंजाब के लिए किया भी बहुत कुछ। बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें आपने बहुत कुछ किया। उसके बावजूद भी एक लोकप्रियता जो सिखों में होनी चाहिए वो उतनी नहीं बढ़ पाई। क्या कारण मानते हैं आप इसको? नहीं विनोद जी, ऐसा है कि लोकप्रियता तो सिखों में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सिखों में लोकप्रियता नहीं, कुछ तत्व हैं, कुछ शरारती लोग हैं जो जान के शरारत करते हैं। नहीं तो जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में किया है वह तो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। मैं एक मूल बात बताता हूँ। सिख रोज़ अरदास करता था, आज भी अरदास करता है, जो गुरुद्वारे धाम हमसे बिछड़ गए उनके खुले दर्शन दीदार, उनकी सेवा संभाल। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह अरदास को क्रियान्वित कर दिया। आज करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, सिख बॉर्डर पार जाते हैं, मत्था देख कर आते हैं, खुले दर्शन दीदार कर दिए, बिना वीज़ा के आपको बिना पासपोर्ट में मोहर लगाए आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये कभी कभी सोचा नहीं था, कभी सिखों ने कभी बात होगी। लगभग पिछले 40 साल से सिखों के मन में एक टीस थी, वो था 1984 की टीस। 1984 में जो कांग्रेस ने हमारे साथ किया, पंजाब में पहले लगभग 30,000 सिख हमारे शहीद हुए, जहाँ वहाँ से गायब हुए, और उसके बाद दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का कत्लेआम कराया। और ये पूरा कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी। और ये मैं नहीं कह रहा, एक जीपीएस सिद्धू रॉ के अफसर थे जो कि स्वर्ण सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में मंत्री थे, उनके जवाई हैं। उनका बुक में लिखा है कि कांग्रेस ने एक पूरी शरारत रची, एक कॉन्स्पिरेसी रची। और रची क्यों कि देश की जो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट कौम है उसको आप एंटी नेशनलिस्ट प्रेजेंट करके चुनाव जीत लो, एक डुगडी की बचाओ कि देश टूट जाएगा, देश खराब हो जाएगा, और उसके चलते चुनाव जीत जाओ। और उसके चलते ये उस किताब में एक एक डॉक्यूमेंट एविडेंस जोड़ा हुआ है और आज तक किसी कांग्रेस के आदमी ने चैलेंज नहीं किया। और उसके बाद दिल्ली के अंदर, और उसमें यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने वो हेड किया, वो राजीव गांधी, कमलनाथ, अरुण सिंह, ये सब लोग उसके टीम के हिस्से थे जिन्होंने सारा प्लान एग्जीक्यूट किया दिल्ली के अंदर। और फिर 3,000 सिखों को गले में टायर डालकर जला दिया। उसमें टाइटलर का तो एक जगह कहीं बयान भी इस प्रकार का है कि मैं राजीव गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों में घूम रहा था। अब बताइए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होकर दिल्ली की सड़कें क्यों घूम रहे थे? कि ये देखने के लिए हमने कितने सिख मार दिए, कितने सिख नहीं मार दिए। सिर्फ मोदी जी हैं, 40 साल का जो जख्म था उस पर थोड़ी मरहम लगाने की कोशिश करी। सज्जन कुमार को आज जेल हो गई और कुछ लोगों को जेल हो गई। टाइटलर के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया और हमारी आज भी कोशिश है कि हम कमलनाथ के खिलाफ जो मुकदमा पेंडिंग है, जिसके रकाबगंज में जो हमारे शहीद हुए थे, उनका भी मुकदमा कमलनाथ पर चले। तो निरंतर मोदी जी एक से एक बढ़कर काम कर रहे हैं। इनकी एक, हमारे सिखों की एक ब्लैक लिस्ट थी, देश से लोग आ नहीं सकते, 300 से ऊपर की ब्लैक लिस्ट थी। वो पूरी की पूरी ब्लैक लिस्ट उन्होंने एक तरफ से एक साफ कर दी। कभी किसी ने सोचा था कि छोटे साहबजादों की शहादत का दिवस पूरा देश मनाएगा, वीर बाल दिवस के नाम से पूरा देश? और उनकी जो जानकारी है वो सिर्फ मनाने से नहीं, वो हर साल मनाएंगे और हर जो गवर्नर हाउस है उसमें मनाएंगे, दुनिया भर की जो एम्बेसीज है उसमें मनाएंगे। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि दुनिया भर में छोटे साहबजादों की शहादत का मैसेज जा रहा है। देश का हर बच्चे के जुबान पे आने लगा, जो जानते नहीं थे लोग वो भी समझने लगे कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी साहब श्री गुरबंद सिंह जी ने, और छोटे साहबजादों की शहादत को लेकर एक मैसेज जाने लगा जी। ये कभी हमने सोचा नहीं था इस प्रकार का होगा। और जो मूल काम, सबसे बड़ा काम, और वो मेरा चैलेंज है दुनिया के किसी जो भी प्रेसिडेंट या जो भी वहाँ पे हुक्मरान हो, उन्होंने कभी किसी ने अपने मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं किया होगा। साहब श्री गुरु नानक देव जी की बानी का ट्रांसलेशन मोदी जी करा रहे हैं। हिंदुस्तान की हर भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है। और हिंदुस्तान की नहीं, यूएन से रिक्वेस्ट करी कि आप भी दुनिया की भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करवाएं। तो ये कभी सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई जो अमेरिका का प्रेसिडेंट वो कहे जी नहीं, मैं कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन मैं कराऊंगा किसी और लैंग्वेज में, जब दुनिया की लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेशन के लिए बोले। मतलब हम मिनॉरिटीज़ में हैं, क्योंकि साहब श्री गुरु नानक देव जी की जो बानी है वो सबके लिए साझी है। और मोदी जी ने उस बानी को ट्रांसलेशन करने का जिम्मा लिया है। ये कभी इससे बड़ा काम सिखों के लिए तो हो नहीं सकता। मैं तो ऐसे दसियों चीज़ों की लिस्ट मेरे पास हो रही है जो मैं गिना सकता हूँ। तो मैंने कुछ मूल मुद्दे आपसे छेड़े और बताए।
जी। परंतु हाँ, कुछ लोग शरारती हैं जिनको शरारत करनी है, हर बात पे शरारत करनी है और जानकर शरारत करने का नाते, परंतु आम आवाम जो आम सिख है वह जानता है प्रधानमंत्री मोदी जी के में किस प्रकार की श्रद्धा है, सिख धर्म के बारे में, सिख पंथ को लेकर किस प्रकार की श्रद्धा है। और वह तो वो उन लोगों में से थे जो इमरजेंसी में जब स्वरूप बदला तो उन्होंने अपना सिख वाला स्वरूप बदला जी, जब वह काम कर रहे थे इमरजेंसी के दिनों में। तो मोदी जी के बारे में इस प्रकार के प्रश्न लगाना, बातचीत करना ठीक नहीं, परंतु हाँ, मैं मानता हूँ कुछ शरारती तत्व है जिनको अपनी शरारत अपनी जगह जारी रखनी है। जी। आरपी सिंह जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरहम लगा रहे हैं, लेकिन मरहम का इफेक्ट शायद आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। उसकी वजह ये भी है, आप अब लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या फिर विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी सीटों पर सिख कम्युनिटी बड़ा इफेक्टिव है, खासतौर पर बाहू और साउथ में। उनको कैसे जो मरहम है वो इफेक्ट करे और जल्दी करे, कैसे किया जाए? देखिए, मेरा तो जम्मू के सिखों से एक ही निवेदन है। जब अफगानिस्तान के अंदर बमबारी हो रही थी और सिखों के साथ पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो खड़े होकर उन्होंने कहा कि हाँ आइए, हम आपकी चिंता करेंगे, और वहाँ से स्पेशल फ्लाइट्स में सिखों को वहाँ से लेकर आए हिंदुस्तान, तो उनको सेफ्टी का पैसे दिया। सीए का जो कानून लाए हो इसलिए हैं कि जो सिख या बाकी जो मिनॉरिटीज़ जो दुनिया भर में कहीं रह जाती है, जो स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रह जाएं, उनकी चिंता करें। और उसमें सबसे पहला लाभ मिला तो सिखों को मिला कि सिख वहाँ से मिनॉरिटी के नाते से अफगानिस्तान से आ सके जी। और तो और महाराज साहब के जो स्वरूप थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप थे, उनको भी लेकर आए यहाँ पर जी। मतलब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उन स्वरूप को जाकर रिसीव कर रखा। हरदीप सिंह जी पूरी हमारे जो मंत्री हैं उनके साथ जाकर मैं उन स्वरूपों को जाकर रिसीव कर पाया। तो ऐसा कभी किसी ने सोचा कि दूसरे धर्म, मतलब अगर ये माना जाए कि अलग अलग हैं, तो वह मतलब सिख धर्म की जो स्वरूप हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। परंतु मैंने कहा ना, कुछ लोगों के मन में शरारत है। अगर मैं तो अभी भी कहता हूँ, जम्मू वाले मित्र मेरा नंबर ले लें, मुझसे आपसे नंबर ले लें मेरा, और जो भी इशू, नहीं तो गूगल पे मेरा नंबर है, जो भी इशू जो कंसर्न हमसे बात करें। हम हर इशू की, सिखों की, अगर जम्मू की भी कोई स्पेसिफिक है उसकी हम चिंता करने को तैयार है और हम उस पर चिंता करेंगे, सुनिश्चित चिंता करेंगे। आरपी सिंह जी, अमृतपाल का जेल से जीतना है, किस दिशा में हम जा रहे हैं या सिख कम्युनिटी किस दिशा में जा रही है? चलिए, ऐसा कि पंजाब में एक सेगमेंट ऐसा है जो कि पंथिक सेगमेंट है, और वो क्योंकि अकाली दल पूरी तरह विफल हो गया पंथिक इश्यूज को एड्रेस करने में, इसलिए इस प्रकार के लोग जीतते हैं चुनाव। परंतु ये नहीं कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म में इस प्रकार पहले भी लोग जीत चुके हैं जो कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े रहे हैं, और बाद में एक बार जीत कर वह आज लोगों मुझे भी थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा नाम याद करने के लिए। सिमरनजीत सिंह मान एक एग्जांपल लेटेस्ट, तो वो भी चुनाव अभी लेटेस्ट वाले उससे पहले भी जीत चुके हैं। और कभी कभी बीच बीच में इस प्रकार का मौका आता है जब अकाली दल या और जो लोग जो पंथिक इश्यूज को टच करते हैं वो फेल होते हैं, तो उसमें ये वैक्यूम इस प्रकार के लोग भरते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई देश में कोई बहुत, जब पंजाब में कोई बहुत अनहोनी हो रही है, जब पंजाब में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है इसको लेकर। आरपी सिंह जी, कुछ एलिमेंट आप बार बार कह रहे हैं, कुछ एलिमेंट, इन एलिमेंट्स का किया जा सकता है? देखिए, करने को तो सिर्फ समझाने का काम है। सिर्फ हम तो सिर्फ उनसे निवेदन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जिनके दिमाग में कहीं ये खलल हो कि देश में से कोई अलग राज्य बन जाएगा, कोई अलग कट कर टुकड़ा देश से अलग हो जाएगा, वह तो होने वाला नहीं है, ये तो सुनिश्चित है। और हाँ, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी है जिसको K2 स्ट्रेटेजी कहते हैं, खालिस्तान और कश्मीर पुट टुगेदर। उन्होंने अपने लोग भी अपॉइंट करके हैं इस सारे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो करते रहे, कोशिश करते रहे, वो होने वाला नहीं। वो ठीक है, वो जिसे कहते हैं कि कुछ डीप स्टेट्स हैं, विदेश की कुछ ऐसे लोग हैं जो डीप स्टेट में हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो डीप स्टेट में हिस्सा हैं। वे चाहते हैं कि वह इस सारे को कुछ लोगों को शरारत कर देने के लिए टूल की तरह यूज़ करते हैं। वो टूल की तरह विदेश में बैठे होंगे, यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विदेश में कुछ लोग बैठे होंगे, शरारत करते हैं, उनके माध्यम से यहाँ कुछ शरारत कभी शरारत कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कभी रात को जाकर अंधेरे में जाकर किसी द्वार पर जाकर खालिस्तान जिंदाबाद दिखाया। अब इससे कोई खालिस्तान थोड़ा बनने वाला है? मतलब आप सोचिए, रात के अंधेरे में जाकर फिर पकड़े भी जाते हैं। कोई आजकल तो बोल जाते हैं कि वीडियो कैमरा रखा है, हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है, हर व्यक्ति की जानकारी मिल जाती है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर इस प्रकार के कि आप अंधेरे में भी जाएं और अगर आप कैमरे के कैच में आगे तब भी आप पकड़े जाएंगे। तो इसमें सब होने वाला नहीं है। ये सिर्फ है कि हाँ, एक कुछ लोगों को एक कहते हैं ना, एक काम मिला हुआ है, मतलब उनको एक साधन, उनके लिए साधन भी है, उनके लिए एक प्रकार का साधन भी है। परंतु मूल बात है, जितना राष्ट्रभक्त सिख है उससे बड़ी राष्ट्रभक्त कौम कोई है नहीं देश के अंदर।
जी बिल्कुल, आपने भी कहा, प्रधानमंत्री भी इसी तरह से कहते हैं। लेकिन जम्मू के सिखों की नाराजगी, छोटी छोटी नाराजगी जो है, वो मैं आपको उनसे रूबरू आप करवाना बताइए। चाहता। मैनिफेस्टो कमेटी बनती है भारतीय जनता पार्टी, हर कम्युनिटी को लिए जाते हैं, लेकिन सिख कम्युनिटी का एक भी सदस्य उसमें नहीं था, ये शिकायत थी। अब मैं जिला गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्यों से मिला था, उनकी ये शिकायत थी। एक एक करके मैं सारी शिकायतें बताऊंगा अब और आपसे जवाब भी नरेंद्र सिंह रैना पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, आरपी सिंह पार्टी का राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है जी। एक और राष्ट्रीय मंत्री हैं हमारे यहाँ पार्टी के सिरसा जी। तो इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारी जो पार्टी की जो कोर कमेटी है उसमें इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे मेंबर हैं कोर कमेटी में। जो चुनाव समिति है उसमें इकबाल सिंह लालपुरा जी इकबाल सिंह लालपुरा जी उसमें मेंबर है। तो देश की जो बीजेपी की जो मेन कोर है उसमें भी सिख हैं जो बीजेपी को मीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे सिख। और जो पार्टी की जो मेन टीम है उसमें दो दो सिख हैं, एक की जगह दो दो सिख हैं। अब जम्मू में भी नरेंद्र सिंह रैना है तो जो भी मैनिफेस्टो हुआ, जो तय हुआ, उनकी नज़र में रहा होगा जरूर, ऐसा नहीं उनकी नज़र में नहीं रहा होगा। और फिर भी कोई रह गया होगा विषय तो उसकी चिंता हम करने को तैयार है। मतलब कोई अगर विषय कहीं कुछ रह गया होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा नंबर गूगल पे ले लें, उस पर चिंता करें। अगर आपके पास विषय हो तो मैं उसका उत्तर आज के आज अभी का अभी दे दूंगा। जी, कहते हैं कि पंजाबी को ख़त्म कर दिया, जिस तरीके से फ्लॉरिश होनी चाहिए पंजाबी, वो हो नहीं पाई है। चलिए, मैं आपके चैनल से आज वादा करके जा रहा हूँ, सरकार हमारी बनेगी, बनने जा रही है, और हम पंजाबी को जो पंजाबी को महत्व देना चाहिए वह पूरा महत्व हमारी सरकार पंजाबी को देगी, सुनिश्चित देगी। बेशक वो नौकरियों के मामले में हो, बेशक वो स्कूल टीचर की भर्ती में हो, बेशक लैंग्वेज को स्टेटस देने के मामले में हो, जो कि स्टेट लैंग्वेज का स्टेटस देने को, हर मामले में पंजाबी की वही मान सम्मान होगा जैसे बाकी भाषाओं का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये मेरा वादा है और ये मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूँ। हमारी सरकार बनने जा रही है और हम सरकार में आकर इसको लागू कराएंगे, सुनिश्चित लागू कराएंगे। आरपी सिंह जी, उनको एक भी मलाल है कि काफ़ी सारी तादाद है हमारी, और जो सीटें नॉमिनेट की गई हैं कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए हैं या पीओजेके के लिए, एक भी सीट जो है सिख कम्युनिटी के लिए नॉमिनेशन में नहीं रखी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी नाराजगी, जो नाराजगी मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, हम तो उससे आगे जाने को तैयार है। हमने तो नरेंद्र सिंह रैना जी को खड़ा किया, उनको जिताइए, वह सरकार का हिस्सा बने। अब इससे ज़्यादा खुलासा मुझसे क्या करा लेंगे जी। वो सरकार का हिस्सा बने और सरकार में जो आपके इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उस सबको एड्रेस करेंगे वो। ये मैं आपको प्रॉमिस कर जा रहा हूँ आपको कि जो भी इश्यूज हैं सिखों के, जो भी कंसर्न्स हैं, रैना साहब उसको एड्रेस करेंगे अगर वह सरकार का हिस्सा होंगे। जी, एक उनका और आरोप है कि SRO 412 412 उसमें यह था कि जो कश्मीर में लोग बसे हुए हैं, जो डटे हुए हैं, जैसे सिख कम्युनिटी या जो कश्मीरी विस्थापित पंडित है, जो पलायन नहीं किया जिन्होंने, 412 में ये कहा गया था कि उनको भी रोजगार दिया जाए, जो PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पैकेज जारी किया था। लेकिन उसको तरमीम किया गया 425 में, और उसमें कहा गया कि सिर्फ वहाँ जो कश्मीरी पंडित हैं उनको, सिखों को ये भी नाराजगी है कि वहाँ रहने वाले सिख क्या डिजर्व नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जी, जो लोग डटे रहे उनकी भी चिंता होनी चाहिए जी। जो लोग वहाँ से पलायन करके, उनकी चिंता तो सरकार करिए, जो लोग डटे रहे उनकी भी चिंता होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल से कहकर जा रहा हूँ, सुनिश्चित सरकार बनने दो यहाँ पर। हम इसको इंश्योर करेंगे कि जो लोग वहाँ डटे रहे, कश्मीर में जो लोग डटे रहे, जो सिख डटे रहे, उनकी भी चिंता होगी। जी, आरपी सिंह जी, उनका ये भी कहना है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत जब हदबंदी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी मई 2022 को, तो उसमें ऐसी काट पीट की गई विधानसभा हलकों में जहाँ पर डोमिनेशन थी, वो डोमिनेशन सिखों की कम हो गई। कहते हैं कि शरारत की गई है। अब इसके बारे में मेरे को, मैं क्योंकि उस सारे प्रोसेस में था नहीं जी, परंतु मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी की ओर से रैना साहब हमारे नॉमिनी हैं, वह जम्मू कश्मीर में जितने सिख इश्यूज़ हैं वो उनको एड्रेस करेंगे और वह सरकार का हिस्सा होंगे। ये हम चिंता करेंगे कि सरकार का हिस्सा हो और सिखों के जितने इश्यूज़ हैं उनको वह एड्रेस करें। जी, करतारपुर कॉरिडोर आपने खोला, उस पर वीर बाल दिवस भी आपने मनाया, हजूर साहब के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन की, अफगानिस्तान में जो हुआ वो सब कुछ किया, उसके बावजूद भी इतना नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाराज़गी मैंने कहा ना, कुछ गिने चुने लोग हैं। आप सिख आवाम से पूछोगे। अब आपने जो पंजाबी लैंग्वेज का कहा, मैंने कहा मैं इश्योर कर रहा हूँ, सरदार आरपी सिंह इश्योर कर रहा है पार्टी के वहाँ पे हम करेंगे। मैं इवन इसके लिए भी चिंता करने को, जो आपने शायद छूट, आप उस पर नहीं ला रहे विषय को, जो मिनॉरिटी स्टेटस है, मैं आने वाला था उस पे। चलिए मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ आपको। जी, जो मिनॉरिटी स्टेटस है उस पर भी हम काम करेंगे, उस पर भी हम इंश्योर करेंगे, काम करेंगे, सुनिश्चित काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? सिख मिनॉरिटी में है और उनको मिनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और यही नहीं, मिनॉरिटी कमीशन में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वुमेन कमीशन में भी सिखों की हिस्सेदारी होनी चाहिए।
ये भी इंश्योर करने की चिंता करनी होता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये डायलॉग ओपन करें, और डायलॉग ओपन कर जो विषय हैं, आप बेशक बाद में मेरा नंबर उनको भेज दीजिएगा, आपको सब यहाँ लोकल जानते हैं, और जो विषय हैं, और मैं गुरु की बड़ी मेहर है, मैं सुबह 2:15 बजे केशी स्नान कर सुबह अपना अमृत वेला का पाठ कर सोता हूँ। मैं सुबह 2 बजे तक उनका कॉल लेने को तैयार हूँ। करें ना कॉल जी, स्वागत है उनका जी, और हम लड़ने को तैयार हैं जी। परंतु मेरा निवेदन है कि आप किन लोगों का साथ देने की सोच रहे हैं, जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर कृपा कर कैसे कटेगी 84, जर्नैल सिंह जो कि एक पत्रकार थे, उनकी किताब पढ़ लें। जिस प्रकार से हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म हुए, इंसाफ नहीं मिला, वो 40 साल बाद अगर इंसाफ दिलाने की बात किसी ने की और उसकी चिंता करी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हो रही है। उससे पहले तो हुआ ही नहीं। और मैं आपकी एक और जानकारी दे दूं, उस सारे मुकदमे में मैं खुद केस लड़ रहा हूँ कोर्ट के अंदर। एक ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट आए, आप गूगल मार्कर सर्च कर लेंगे, ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट आए, ये इंश्योर मैंने किया कि ढींगरा कमेटी बने, ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट आए। अब मैं उसमें फॉलो अप कर रहा हूँ कि उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हो जी, कि वो जो ढींगरा कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट फाइल की, उस पर सरकार की एक्शन ले रही है। क्योंकि उसमें बड़ी स्पष्टता से रिपोर्ट में लिखा है कि उस सारे के पीछे जो 84 में हुआ, उसके पीछे कोई अदृश्य हाथ था। मतलब उसने कहा कि सरकारी तंत्र में कुछ ना कोई अदृश्य हाथ चला रहा है। हम सबको पता कि अदृश्य हाथ कौन सा था, परंतु वो नामजद हों वो लोग, वो कौन लोग थे, वो उसमें एक जस्टिस बल का नाम भी उन्होंने किया, एक पुलिस वाले शूरवीर सिंह थे कोई इंस्पेक्टर, उनका नाम भी उसमें उन्होंने लिखा। परंतु उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ था, वो जानकारी है कि अदृश्य हाथ किसका था जो कि 84 के पीछे था, वो भी जानकारी है। हम तो उसके लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हम सिर्फ ये नहीं कि सरकार के बीच में, हम कोर्ट कचहरी में भी हम ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और आप चाहें तो चेक करें, आरपी सिंह उसमें पिटिशनर है सारे केस के अंदर जी। आरपी सिंह एक बड़े रिनाउंड फेस हैं, सिख फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी सीटों पर इनका इम्पैक्ट। आरपी सिंह ने व्यक्तिगत रूप से क्या किया? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, शायद यहाँ के सिखों को पता नहीं होगा जी। मैंने पिछली 2 बार से दिवाली नहीं मनाई। 2 बार से लोग मेरे घर दिवाली देने आते, इसके वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं, सब हैं। मैंने दिवाली वापस भेजी जी। क्यों भेजी कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर नाम से एक जो बंदी सिंह है वो छूटे। क्यों छूटे? क्योंकि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिमागी तौर पर डिटेन हो चुका और पिछले 13 साल से उसका अमृतसर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं सरकार से गुहार कर चुका हूँ कि उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका आपने उसको रखा, उसको लाभ नहीं। वो व्यक्ति 25 साल उम्र के काट चुका और उसमें से 13 साल हुए दिमागी हालत से परेशान है। तो ये लड़ाई हम ये नहीं कि हम सरकार में रहते भी लड़ते हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुले, इसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। आप गूगल मारेंगे, सर्च मारेंगे, इसमें जानकारी मिल जाएगी कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे यहाँ उनके एम्बेसडर थे, उससे मैं और मनजीत सिंह जी के तब जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान से उनसे जाकर मिलकर आए कि बाकी सिद्धू बुद्धू तो सब बाद में शुरू हुआ कि जो कॉरिडोर की बात करने की बात शुरू करी। तो हम तो निरंतर सिख इशूज़ पे लड़ाई लड़ते हैं। 84 वाली लड़ाई आज तक मैं कोर्ट में खुद पिटिशनर हूँ, आरपी सिंह खुद पिटिशनर है कि 84 वाली लड़ाई लड़नी है और हमने उसको जीतना है। और यही नहीं, इसमें ही नहीं, मतलब टाइटलर के खिलाफ एफआईआर मैंने दर्ज कराई, उसकी कंप्लेंट मैंने दर्ज करी, जिसके ऊपर एफआईआर बनकर जिस पे सीबीआई ने अब जाकर मुकदमा चला, जिसमें सीबीआई ने अपने सारे साक्ष्य रखे। मैंने वो साक्ष्य जो कि पब्लिक डोमेन में थे उनको इकट्ठा किया, कुछ और वीडियोस थे, उसके खुद के वीडियोस थे जिसमें स्टिंग ऑपरेशन में उसके वीडियोस थे, उनको जाकर प्रेजेंट किया, सीबीआई को जाकर दाखिल किया, तब जाकर वो मुकदमा चला। तो हम तो लगातार सिख इशूज़ पे, सिख सब्जेक्ट पे चिंता करते हैं। और मैं वापस कह रहा हूँ, कहीं की कमी रहेगी, कोई गलती रहेगी, उसको अंदर हम सुधार करके उसको आगे ठीक करने के लिए तैयार बैठे हैं जी। आरपी सिंह जी, आप पार्टी में एक बड़ा रुतबा रखते हैं, आपको पीएम से लेकर सारे लोग जानते हैं, और एक बंदी को नहीं छुड़ा पा रहे हैं आप, आपकी सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना जी, ये थोड़ा टेक्निकल सा इशू है जी, और ये थोड़ा इसमें समय लग रहा है, मैं मानता हूँ। मेरी तो मतलब मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मेरे तो एक, क्योंकि हालांकि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने भी वो बिट्टा के ऊपर जो मामला बम ब्लास्ट वाला, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है, परंतु मेरा मानना है कि बाकियों के बारे में जो होगा, परंतु देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई होनी चाहिए। उसमें दिल्ली सरकार ने क्योंकि फैसला लेना था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बार फरवरी में सरकार बदल जाएगी। उन्होंने अपनी कमेटी बुलाई, पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई, 3 बार मीटिंग टाली। फिर मैं एलजी से मिलने गया, मुझे याद हो, फोटोग्राफ भी ट्विटर पे, मैं अपनी बेटी के साथ एलजी से मिलने गया।
और क्योंकि मेरी बिटिया वकील है, हम मिलने गए, लीगली हमने सारे डॉक्यूमेंट पेश किए। हमने कहा एटलीस्ट आप जो वो मीटिंग है उस मीटिंग को बुलवाइए। एलजी साहब ने मीटिंग बुलवाई जिसमें दिल्ली सरकार ने फैसला लेना था, दिल्ली सरकार के जो मंत्री उन्होंने फैसला लेना, उन्होंने फिर वो उसको मामले को टाल दिया, क्योंकि जो रिहाई करनी होती है, जो छूट देनी होती है, वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जो राज्य की सरकारें होती हैं उनके हाथ में होती है। तो इसलिए मैंने दुहाई लगाई है, अब वेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार का बदल हो तो पहला काम सरदार आरपी सिंह का वादा है कि धुंधर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई कराऊंगा। आप इतने आश्वस्त किए हैं कि बदल होगा दिल्ली में सुनिश्चित। आप क्या लगता है दो बार नहीं हो अरे पाया। वो हो गया ना, काट की हांडी 2 बार चढ़ गई। अब थोड़ा हर बार थोड़ा लोग काट की हांडी में दिल्ली में खिचड़ी खाएंगे। वो सब लोग पता है कि किस प्रकार दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ, किस प्रकार दिल्ली के अंदर अभी थोड़े दिन पहले किस प्रकार पीने के पानी की कितनी किल्लत थी दिल्ली के अंदर। थोड़े दिन पहले किस प्रकार जब बारिश आई तो 3 बच्चों की हत्या कर दी, मृत्यु हो गई वहाँ पर, 3 बच्चों की मृत्यु की जो IAS के एस्पिरेंट थे। किस प्रकार से अभी अगले 2 महीने बाद किस प्रकार आपको वहाँ पर प्रदूषण से सफ़र करना पड़ेगा, और पिछले 8 साल से हो रहा है। किस प्रकार से स्कूलों की कैसी दुर्दशा है। जस्टिस मनमोहन ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा कि 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास से ड्रॉप आउट होता है हर साल दिल्ली के अंदर, 9वीं और 11वीं क्लास का, और उनको कहते हैं ओपन स्कूल में चले जाओ क्योंकि हमने अपनी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इम्प्रूव करना है। मतलब आप 1 लाख मतलब 2 लाख बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो हर साल। किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बच्चे दवाइयाँ खा कर जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली की जनता पक चुकी है। ये ड्रामेबाजी, ये थिएटरबाजी अब चलने वाली नहीं है। लेकिन आरपी सिंह जी वो तो कहते हैं कि हमने जो स्वास्थ्य और शिक्षा में काम किया कोई कर ही नहीं सकता, लोग तो हमारा मॉडल देखने आते हैं। मैं तो मॉडल आपको बता दिया, मैंने मॉडल अभी बता दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में, अब ये मैं गलत कह रहा हूँ तो गूगल पे जाकर सर्च मार लें जी। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 3 बच्चों की दवाई खाकर हत्या हो गई उसके चलते हुए। मैंने अभी बताया किस प्रकार से सीवेज सिस्टम के चलते 3 बच्चों की मृत्यु हुई। जिस प्रकार वो IAS की तैयारी करने गए थे, वो सीवेज सिस्टम फेल हो गया पूरा। जबकि 1 हफ्ता पहले उनकी जो मेयर थी दिल्ली में, छाती ठोक कर कह रही थी महंगी हमारी कि मैंने 92% दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम ठीक करा दिया, हमने ड्रेनेज सिस्टम क्लियर करा दिया। तो दिल्ली के लोग समझ आ रहे हैं। और दिल्ली में कौन चाहेगा कि गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर या बाकी धर्मस्थलों के बाहर शराब के ठेके खुलें, या कौन चाहेगा कि एक के साथ एक बोतल फ्री हो ताकि उनके घर वाले बर्बाद हों। दिल्ली की जनता खूब समझ आ रहा है। लोग जब भी अब केजरीवाल की शक्ल देखेंगे उनको शराब की बोतल याद आएगी। यहाँ पर बोर्ड गठित किए गए हैं सिखों के, हर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड, उनकी ये शिकायत है कि सरकार कोई फैसला लेती है उनके को लेकर के उनको कॉन्फिडेंस में लिया, ये इशू एड्रेस करने की जरूरत है। चलिए इस बार मौका है उनके पास। नरेंद्र सिंह रैना जी जीत कर जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो फैसला यहाँ पर सरकार ने करना हो सिखों के संबंध में, वह यहाँ की जो कमेटीज़ हैं या यहाँ के जो और प्रमुख हमारे संत महात्मा या जो बाकी लोग हैं उनके साथ सलाह करते हुए सब फैसले करेंगे और एक कॉमन कंसेंसस बनाकर उन फैसलों को अमल कराएंगे। एग्जाम में कड़ा कुर्बान को लेकर के हमेशा ही किस तरह की खबरें आती रहती है। सिख कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि बच्चों को कुर्बान लेके अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ये भी एक इशू है। इसको भी पांचों ककार हमारे शरीर का अभिन्न अंग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया है, संविधान ने हमको दिया है, और कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो मुझे बताएं, मैं सुनिश्चित वो ठीक तो करना ही करना है, उसके खिलाफ, इस पे उस उल्लंघन के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे और ये मुकदमा चलाएंगे। क्योंकि संविधान के अंदर सेक्शन 25B के अंदर हमको ककार पहनने की छूट दी गई, 5 ककार पहनने की छूट दी गई है, जिस पे कृपान भी है, कड़ा भी है, सब कुछ है। आरपी सिंह जी आपकी फ्लाइट है, जल्दी जाना, एक सवाल वो ले लूंगा आपकी इजाजत हो। जी बताएं। आपने काम किया है, बाहु और साउथ में क्या पोजीशन है? सुनिश्चित, अरे सर बाहु और साउथ की बात करें, मैं आज आपको कह रहा हूँ ये पहली बार मौका है जम्मू वालों के पास अपनी सरकार बनाने का। जी, इस मौके को छोड़ना नहीं, पहली बार जम्मू की सरकार होगी। आपने सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।